Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 29 April 2022 and today's important MCQs for upcoming nursing recruitment exams are: first question, herd immunity does not protect an individual in. आपको इन चारों ऑप्शंस में से उस डिजीज़ कंडीशन को सेलेक्ट करना है जिसके लिए हर्ड इम्यूनिटी इफ़ेक्टिव नहीं मानी जाती। ऑप्शन ए डिप्थीरिया, ऑप्शन बी पोलियोमाइलाइटिस, ऑप्शन सी स्मॉल पॉक्स, ऑप्शन डी टिटनस। The right answer is option D, it is tetanus. Let's see the explanation. Herd immunity, also known as community or social immunity. It means ability of community to resist epidemic disease by providing protection to non-immune population. हर्ड इम्यूनिटी को आप कम्युनिटी इम्यूनिटी या सोशल इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं और इस प्रकार की इम्यूनिटी के द्वारा किसी कम्युनिटी के लोगों को किसी एक विशेष प्रकार के डिजीज से रेसिस्टेंस मिलता है। हर्ड इम्यूनिटी हेल्प इन इरेडिकेशन ऑफ डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स, पोलियो, डिप्थीरिया एक्सेट्रा। हर्ड इम्यूनिटी के कारण स्मॉल पॉक्स, पोलियो और डिप्थीरिया जैसे डिजीज इरेडिकेट हो जाते हैं, यानी कि जड़ समेत खत्म हो सकते हैं। इट डज नॉट अप्लाई टू ऑल डिजीज, जस्ट दोज दैट आर कंटेजियस लाइक टिटनेस। हर्ड इम्यूनिटी कभी भी कम्युनिकेबल या कंटेजियस डिजीज के लिए इफेक्टिव नहीं मानी जाती। हर्ड इम्यूनिटी में डेवलप नेचुरली इन सोसाइटी एज अ रिजल्ट ऑफ वाइड स्प्रेड एक्सपोजर टू डिजीज और इट मे बी स्टिमुलेटेड आर्टिफिशियली बाय मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम। सिंपल शब्दों में समझें तो जब किसी कम्युनिटी के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन को एक पर्टिकुलर डिजीज़ हो और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाएं, तो फिर यह डिजीज़ उस कम्युनिटी के बाकी लोगों को इफ़ेक्ट नहीं करता। या इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि कोरोना डिजीज़ के आने के बाद गवर्नमेंट के द्वारा मैक्सिमम लोगों को वैक्सीन दिलवाया गया, जिसके कारण पूरे कम्युनिटी के अंदर इस कोरोना वायरस के अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलप हो गई। इसे ही हम हर्ड इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, समराइज़ करते हैं, इजी करते हैं। किसी समुदाय में मैक्सिमम लोगों में यदि किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए इम्यूनिटी डेवलप हो जाए तो रिमेनिंग लोगों को ये डिजीज़ नहीं होता। यही हर्ड इम्यूनिटी, कम्युनिटी इम्यूनिटी या सोशल इम्यूनिटी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर क्लोजर ऑफ न्यूबॉर्न्स meningomyelocele, it is essential that the nursing care includes। किसी न्यूबॉर्न बेबी में यदि मेनिंगोमाइलोसील है तो इसके रिपेयर के बाद इम्पॉर्टेंट नर्सिंग केयर कौन सी होनी चाहिए, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए स्ट्रिक्ट लिमिटेशन ऑफ लेग मूवमेंट, इस बच्चे के पैरों की मूवमेंट को नहीं होने देना है। ऑप्शन बी डिक्रीज एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, इस बच्चे को एनवायरमेंटल स्टिमुलाई नहीं मिलने चाहिए। ऑप्शन सी मेजरमेंट ऑफ हेड सर्कमफ्रेंस डेली, इस बच्चे के सर की परिधि का माप, सर का माप हमें लगातार लेना चाहिए। या फिर ऑप्शन डी ऑब्जर्वेशन ऑफ सीरस ड्रेनेज फ्रॉम द नेयर्स, जिस जगह से सर्जरी द्वारा रिपेयर किया गया है उन एरिया में हमें नेज़ल नेयर्स में सीरस ड्रेनेज तो नहीं हो रहा, इस चीज़ का हमें असेसमेंट करना चाहिए। विच ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द क्लोजर ऑफ मेनिंगोमाइलोसील? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी मेजरमेंट ऑफ हेड सर्कमफ्रेंस डेली। इसके रैशनल को समझने से पहले हम बात करते हैं कि माइलोमेनिंगोसील एक्चुअली है क्या।
Myelomelagoencephalocele is a neural tube defect in which the bone of the spine do not completely form. This results in an incomplete spinal canal. The spinal cord and meninges protrude from the child's back. During the pregnancy period यदि मदर विटामिन B9 का सेवन ना करे तो इस प्रकार से होने वाले बच्चों में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं। विटामिन B9 को आप फॉलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। मेनिंगोमाइलोसील एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का एग्जाम्पल है। इस प्रकार के डिफेक्ट के अंदर मान लीजिए ये कोई न्यूबॉर्न बेबी है और ये इसका बैक पोर्शन है, स्पाइनल कैनाल है। इस स्पाइनल कॉर्ड की यहाँ की जो दो बोन है ये आपस में जुड़ नहीं पाती, यहाँ पर ओपनिंग रह जाती है और इस ओपनिंग के कारण इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद मेनिंजल लेयर्स जो हैं वो बाहर की तरफ निकली रहती हैं और एक सैक लाइक कवरिंग द्वारा कवर्ड रहती हैं। सिंपली कहें तो न्यूबॉर्न बेबी की पीठ पर जन्म के साथ ही एक फ्लूइड फिल्ड बैलून आपको दिखाई देगा। यह कंडीशन मेनिंगोमाइलोसील कहलाती है। दिस रिजल्ट इन इनकम्प्लीट स्पाइनल कैनाल और स्पाइनल कैनाल के प्रॉपरली न बन पाने के कारण यह डिजीज होता है। इस प्रकार बच्चे में जब ये डिजीज का ट्रीटमेंट किया जाता है सर्जरी के बाद, तो हमें बच्चे के सर का माप हर दिन चेक करना चाहिए, क्योंकि इस सर्जरी के बाद यदि बच्चे में इन्फेक्शन होगा तो सीएनएस प्रभावित होगा और सीएनएस के प्रभावित होने के कारण सीएसएफ का लेवल अल्टर हो सकता है और हेड सर्कमफ्रेंस बढ़ सकता है। इसलिए हम बच्चे के सर की परिधि का माप हर दिन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय। एंटीबॉडीज का निर्माण किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा सेल्स, इरिथ्रोसाइट्स, मोनोसाइट्स या बेसोफिल्स? The right answer is option A, it is plasma cells. एंटीबॉडीज का निर्माण प्लाज्मा सेल्स के द्वारा होता है। प्लाज्मा सेल्स is a cell derived from B lymphocyte that has been synthesized to specific foreign and antigen produced antibodies to that particular antigen. जब किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी या एंटीजन या कोई हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रवेश करता है, तो इस हानिकारक ऑर्गेनिज्म या एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती हैं। ये एंटीबॉडी हमारे लिए एक सोल्जर की तरह इस इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट या एंटीजन से लड़ाई करते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पर ये जो एंटीबॉडीज़ हैं जिसे हम सैनिक या सोल्जर कह रहे हैं, वो प्लाज्मा सेल के द्वारा बनाई गई बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ थिन स्मूथ लेयर ऑफ फाइब्रस मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट्स द किडनी इज कॉल्ड एज। हमारी जो किडनी होती है, इस किडनी के ऊपर एक पतली स्मूथ फाइब्रस मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि हमारे किडनी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सुरक्षित रखती है। इस लेयर को आप क्या कहते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बॉमन्स कैप्सूल, ऑप्शन बी कैप्सूल, ऑप्शन सी कॉर्टेक्स, ऑप्शन डी मेड्यूला। The right answer is option B, it is capsule. आइए एनाटॉमी की इस रैशनल को समझें। 3 area of tissue can be seamed by naked eye in longitudinal section of kidney. अगर हम अपनी किडनी को लंबवत काट दें, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करें, तो हम अपनी नेक्ड आई से टिश्यूज़ की 3 लेयर्स को, 3 कवरिंग को देख सकते हैं। ये 3 कवरिंग कौन कौन सी हैं?
फाइब्रस कैप्सूल या रीनल कैप्सूल, रीनल कॉर्टेक्स और मेड्यूला। Fibrous capsule or renal capsule is a outer layer of connective and fatty tissue that protect and surrounds the kidney. किडनी को प्रोटेक्ट करने वाली जो सबसे बाहर की लेयर होती है, ये कनेक्टिव टिश्यू और फैटी टिश्यू की बनी होती है। इसे ही हम फाइब्रस कैप्सूल या रीनल कैप्सूल के नाम से जानते हैं। रीनल कॉर्टेक्स की बात करी जाए तो इट इज़ अ लाइट रेड एरिया ऑफ टिश्यू बिटवीन कैप्सूल एंड पिरामिड। रीनल कॉर्टेक्स हल्के लाल रंग का एक टिश्यू एरिया होता है जो कि कैप्सूल और पिरामिड के बीच में पाया जाता है। दीज आर द पिरामिड्स। रीनल कॉर्टेक्स कनेक्ट्स द ग्लोमेरुलस एंड कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन। रीनल कॉर्टेक्स का काम है कि कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन को आपस में कनेक्ट करना। मेड्यूला, डीप डार्क ब्राउन एरिया विच consist of 8 to 18 cone shaped renal pyramids। मेड्यूला डार्क ब्राउन कलर की स्ट्रक्चर है जो कि इसके अंदर 8 से 18 कोन शेप्ड रीनल पिरामिड्स पाए जाते हैं। दीज आर द कोन शेप्ड रीनल पिरामिड्स एंड दीज आर अराउंड 8 to 18 इन नंबर्स। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर टर्म यूज्ड फॉर अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड को आप और किस नाम से भी जानते हैं? ऑनफेलॉन, फ्यूनेस, एमनियन या कोरियन? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज फ्यूनेस। अम्बिलिकल कॉर्ड बेसिकली क्या है? जब फीटस वुम्ब में होता है तो फीटस को प्लेसेंटा से जो ट्यूब कनेक्ट करती है उसे ही हम अम्बिलिकल कॉर्ड के नाम से जानते हैं। इसके सिनोनिम्स की बात की जाए तो इसे नेवल स्ट्रिंग, बर्थ कॉर्ड या फिर लैटिन में इसे फ्यूनिकस अम्बिलिकैलिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when teaching an insulin dependent adolescent client about dietary management, the nurse should instruct the client to। ऐसा एक डायबिटीज़ का पेशेंट है जो कि इंसुलिन लेता है, तो उसे क्या इंस्ट्रक्शन आप देना चाहेंगे? डायबिटीज़ का पेशेंट है, इंसुलिन ले रहा है, तो कौन सा इंस्ट्रक्शन इसे देना सबसे ज़रूरी है, ये आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए, ईट ऑल मील एट होम। पेशेंट को सभी मील्स घर पर लेनी चाहिए। ऑप्शन बी, वेट ऑल फूड ऑन ग्राम्स। उसे अपने खाने को ग्राम्स में तोलना चाहिए। ऑप्शन सी, ऑलवेज कैरी अ कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। उसे हमेशा अपने साथ ग्लूकोज को कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रखना चाहिए। ऑप्शन डी, हैव द पेरेंट प्रिपेयर फॉर फूड सेपरेटली फ्रॉम द। इस पेशेंट को अपने खाने को अलग से पकाना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑलवेज कैरी अ कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। डायबिटीज़ के पेशेंट बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन रखने या कम रखने के लिए इंसुलिन इंजेक्शन को सबक्यूटेनियस रूट से लेते हैं। अगर कभी पेशेंट में इस इंसुलिन की डोज ज़्यादा हो जाए तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है और इसे ट्रीट करने के लिए पेशेंट को तुरंत ग्लूकोज लेना चाहिए। इसलिए हम इस पेशेंट को ये सलाह देते हैं कि उसे जब भी इंसुलिन लेने के बाद ये फील हो कि उसका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा अचानक कम हो रहा है, तो उसे तुरंत उसके पास रखे ग्लूकोज को, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज को ले लेना चाहिए। ये शुगर हो सकता है, कैंडी हो सकता है, चॉकलेट्स हो सकता है, किसी भी फॉर्म में पर्सन अपने साथ ग्लूकोज रख सकता है। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम 2022. It is calculated that the burn client needs 1800 ml of fluid
in the first 24 hours in order to maintain blood volume and urinary output, how many ml would be nurse plan to infuse in 8 hours based on the Parkland formula? किसी पेशेंट को बर्न हुआ, अब इस पेशेंट को 24 घंटे में 1800 ml फ्लूइड देना है। आपको पार्कलैंड फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए ये बताना है कि पहले 8 घंटे में कितना फ्लूइड इस पेशेंट को देना पड़ेगा, 450 ml, 600 ml, 900 ml या 1200 ml। Excellent guys, the correct answer is option C, it's around 900 ml। ऐसा क्यों हुआ है, आइए रैशनल को जान लेते हैं। सबसे पहले तो बात ये की जाए कि पार्कलैंड फॉर्मूला क्या है और इसका क्या उपयोग है। किसी भी पेशेंट को जब बर्न होता है, जल जाता है, तो जलने के बाद उसकी बॉडी में वाटर का लेवल काफ़ी, फ्लूइड का लेवल काफ़ी कम हो जाता है और इसे तुरंत फ्लूइड की आवश्यकता होती है। इस पेशेंट को कितना फ्लूइड चाहिए, इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम जिस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं उसे हम पार्कलैंड फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। पार्कलैंड फॉर्मूला क्या है? पार्कलैंड फॉर्मूला 4 ml मल्टीप्लाइड बाय टोटल बर्न सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय बर्थ वेट इन किलोग्राम्स kg। बर्न बॉडी सरफेस एरिया रूल ऑफ 9 से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पेशेंट में कितना बॉडी एरिया बर्न हुआ है, उसका वेट कितना है और 4 ml, इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आपको मिलेगी, इतना फ्लूइड उस बर्न वाले पेशेंट को 24 घंटे में एडमिनिस्टर करना है, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1800 ml दिया गया था। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2, 50% given in first 8 hours and 50% given in next 16 hours। अब याद रखिएगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर भी है कि जो फ्लूइड आपने कैलकुलेट किया है कि हमें 24 घंटे में पेशेंट को देना है, उसका 50% पहले 8 घंटों में दिया जाएगा और जो बचा हुआ 50% है वो अगले 16 घंटों में दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हमें पेशेंट को 1800 ml फ्लूइड देना था, तो पहले 8 घंटे के अंदर हम इसका 50% यानी 900 ml फ्लूइड देंगे और रिमेनिंग 900 फ्लूइड जो है अगले 16 घंटे में हम पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करेंगे। दिस इज द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ पार्कलैंड्स फॉर्मूला। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिस बात को हमने डिस्कस किया है वो यहाँ मेंशन्ड है, इट्स नॉट नेसेसरी टू रिपीट इट अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्ट ऑफ ADH इज, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का क्या प्रभाव होता है ये आपको बताना है। ओलिगुरिया, एन्यूरिया, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। The correct answer is option D, decrease urine output। देखिएगा, नाम पर गौर करिए, एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH। एंटी मीन्स ओपोज, ऐसा हार्मोन जो कि एक्सेसिव यूरिन प्रोडक्शन को रोक दे, ADH कहलाता है। The major function of ADH is retention of water in body by action on renal tubules of kidney, so decrease urine output। ADH acts on the principal cells of DCT of nephron and increases the reabsorption of water। ADH हार्मोन जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। हालांकि इसका फॉर्मेशन हाइपोथैलेमस ग्लैंड द्वारा किया जाता है, लेकिन वहाँ से फॉर्मेशन होने के बाद टेम्परेरी रूप से ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर स्टोर्ड रहता है और जब बॉडी को इसकी रिक्वायरमेंट होती है तब ये वहाँ से सिक्रीट होता रहता है। इस एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम है कि ये हमारे बॉडी में
हमारे बॉडी से होने वाले एक्सेसिव फ्लूइड के लॉस को रोके। ये हार्मोन हमारी किडनी में मौजूद नेफ्रॉन्स का जो डीसीटी वाला पोर्शन है, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स वाला पोर्शन है, उस पर जाकर एक्ट करता है और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, जिससे कि यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आ जाता है और बॉडी से कम वाटर का एक्सक्रीशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूइंग रिपीटेटिव रिचुअल्स और मूवमेंट्स इज एसोसिएटेड विथ विच डिजीज। अगर कोई पर्सन कोई रिचुअल्स या मूवमेंट को बार बार लगातार दोहराता रहता है बिना किसी वैलिड उद्देश्य के, तो ये क्या कहलाता है? डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर या जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर? The right answer is option B. It is called obsessive compulsive disorder. ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या OCD एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर पेशेंट को किसी पर्टिकुलर इम्पल्स के कारण एंजाइटी होती है और वो अपनी एंजाइटी को मैनेज करने के लिए, कम करने के लिए कोई पर्टिकुलर एक्शन लगातार दोहराता रहता है। जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट को ये भ्रम रहता है कि किसी भी चीज़ को टच करने के बाद उसके हाथ गंदे हो जाएंगे, तो आप ऐसे पेशेंट्स को देखेंगे कि वो लगातार दिन में कई कई बार अपने हाथों को वॉश करते रहते हैं, हैंड वॉश करते रहते हैं। किसी भी चीज़ को टच करेंगे, हैंड वॉश करेंगे, और ये एबनॉर्मलिटी अक्सर देखी जाती है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल आप ये भी देख सकते हैं कि घर से बाहर जाने के समय घर में हमने लॉक किया है या नहीं, इस चीज़ को वो बार बार जाकर चेक करेगा। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ OCD डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट विथ पैंक्रियाटाइटिस हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू इंटेंसिव केयर यूनिट, विच ऑर्डर वुड द नर्स एंटीसिपेट। एक पैंक्रियाटाइटिस का पेशेंट है, इसे हमने ICU में शिफ्ट किया है और ICU नर्स को डॉक्टर द्वारा कौन सा ऑर्डर दिया जा सकता है, ऐसा नर्स अनुमान करती है। एंटीसिपेट वर्ड आप जहां भी एग्ज़ाम में देखेंगे, इसका सिंपल मतलब है कि अनुमान लगाना। हाँ, डॉक्टर ये ऑर्डर दे सकता है। आपके ऑप्शंस हैं ब्लड प्रेशर एवरी 15 मिनट्स, हर 15 मिनट में BP चेक करने के लिए कहा जाएगा। इंसर्शन ऑफ लेविन ट्यूब, इस पेशेंट में लेविन ट्यूब लगाने के लिए कहा जाएगा। कार्डियक मॉनिटरिंग करने के लिए कहा जा सकता है, कार्डियक मॉनिटर अटैच करने के लिए कहा जा सकता है, या फिर ड्रेसिंग चेंज 2 टाइम्स पर डे, हर दिन में 2 बार ड्रेसिंग बदलने के लिए ऑर्डर दिया जा सकता है। पेशेंट है पैंक्रियाटाइटिस का, यानी पैंक्रियाज में इन्फ्लामेशन हुई है और ICU में शिफ्ट किया गया है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज इंसर्शन ऑफ लेविन ट्यूब। इस पेशेंट में लेविन ट्यूब इंसर्शन का ऑर्डर दिया जा सकता है। आइए इसके रैशनल को जान लेते हैं और ट्यूब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। Nasogastric intubation is a medical process involving the insertion of plastic tube, nasogastric tube or NG tube through the nose, past the throat and down into the stomach. Nasogastric tube लगाना nasogastric intubation कहलाता है। Nasogastric ट्यूब को इंसर्ट करने के लिए हम पेशेंट को हाई फॉवलस पोजीशन में बैठाते हैं और फिर प्लास्टिक ट्यूब का एक सिरा पर्सन के लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इंसर्ट करते हैं, जो कि थ्रोट से होता हुआ, ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक तक पहुंचता है। किसी पेशेंट के अंदर कितनी ट्यूब इंसर्ट करनी है, इस चीज़ का मैनेजमेंट, इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम पेशेंट को सीधा बैठाकर इस प्लास्टिक ट्यूब के एक सिरे को पेशेंट की नोज टिप पर रखते हैं और फिर
इसे ईयर लोब तक लेकर जाते हैं और फिर ईयर लोब पर इसे पकड़कर जिफॉइड प्रोसेस तक लेकर आते हैं। जितना डिस्टेंस यहाँ पर हमें मेजर होता है इतनी ही ट्यूब पेशेंट के अंदर इंसर्ट की जानी चाहिए। नेज़ोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन जनरली उन पेशेंट्स में किया जाता है जो कि ओरली फूड नहीं ले सकते या फिर अनकॉन्शियस स्टेट में है और उसे मेडिसिन डायरेक्टली स्टमक में डिलीवर करनी है, या फिर किसी पेशेंट ने पॉइजन लिया है, जहर खा लिया है और उसे स्टमक वॉश करने की आवश्यकता है। ये इसके यूजेस हो गए। इसके अलावा आप कई बार ओरोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन शब्द भी देखेंगे। इट इज़ सिमिलर प्रोसेस इन्वॉल्विंग इंसर्शन ऑफ प्लास्टिक ट्यूब थ्रू द माउथ। देखिए, अगर किसी पेशेंट में आपने नोज से ट्यूब इंसर्ट करके स्टमक तक पहुंचाई है तो ये प्रोसेस नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब कहलाता है। अगर आपने ट्यूब को नोज से इंसर्ट ना करके माउथ से इंसर्ट किया है और स्टमक तक लेकर आए हैं तो इसे आप ओरोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन कहते हैं। और यहाँ पर जो ट्यूब इस्तेमाल की जाती है इसे आप ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अब्राहम लुविन्स लेविन इन्वेंटेड द नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस क्वेश्चन में जो लेविन ट्यूब इंसर्ट किया जाएगा ये बताया गया था। बेसिकली वो अब्राहम लुइस लेविन नामक पर्सन का सरनेम है और इन्होंने ही इस नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब को इन्वेंट किया है। इसी कारण कई बार नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब एनजी ट्यूब को हम लेविन्स ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद रखिएगा। लेविन ट्यूब के नाम से आपसे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लेविन ट्यूब कह दीजिए, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब कह दीजिए, एक ही बात है। अब हम बात कर लेते हैं कि नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब जो होती है वो कितने टाइप्स की होती है। बेसिकली नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब में सबसे पहले आता है लेविन कैथेटर, विच इज सिंगल ल्यूमेन स्मॉल बोर नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब। लेविन कैथेटर या लेविन ट्यूब जो है सिंगल ल्यूमेन होता है, यानी कि इस ट्यूब के अंदर एक पोर्ट होता है, एक सिंगल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन और न्यूट्रिशन। इस लेविन ट्यूब का इस्तेमाल हम जनरली पेशेंट को मेडिसिन डिलीवर करने या फूड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए करते हैं। ल्यूमेन मीन्स द कैविटी और चैनल विद इन अ ट्यूब और ट्यूबुलर ऑर्गन सच एज ब्लड वेसल और इंटेस्टाइन। ल्यूमेन शब्द का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हमारी किसी ब्लड वेसल या कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो खाली जगह या कैविटी होती है, चैनल होता है, उसे ही हम ल्यूमेन के नाम से जानते हैं। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सलेम सम्प कैथेटर, which is a large bore nasogastric tube with double lumen. This avails for aspiration in one lumen and venting in other to reduce negative pressure and prevent gastric mucosa from being drawn into the catheter. देखिए, अगर हॉस्पिटल में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं और अचानक कोई ऐसा केस आ जाता है जिसमें पर्सन ने जहर खाया है या कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस इनटेक कर लिया है, तो इस सिचुएशन के अंदर हम उसे गैस्ट्रिक लावाज देंगे। गैस्ट्रिक लावाज का मतलब है कि इस पर्सन में नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब लगाकर कुछ फ्लूइड को इंसर्ट किया जाएगा और फिर इसे इवैक्यूएट किया जाएगा। फ्लूइड इंसर्ट किया जाएगा, फिर उसे एक्सट्रैक्ट आउट किया जाएगा। ऐसे करने से जो पॉइजन है वो स्टमक से बाहर आ जाएगा और पर्सन में फर्दर डैमेज होने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। अब जब हमें पेशेंट की बॉडी से इस पॉइजन को बाहर निकालना है तो उसके लिए एक विशेष कैथेटर का इस्तेमाल करते हैं। इसे हम सलेम सम्प कैथेटर के नाम से जानते हैं। इसके अंदर 2 ल्यूमेंस होते हैं, इसके अंदर 2 ओपनिंग्स होती हैं और एक सिंगल पीछे ट्यूब होती है। ये वाला पार्ट आप स्टमक के अंदर डालेंगे और ये पेशेंट के बाहर नोज़ के पास रहेगा। इस एक पोर्ट के द्वारा हम
एस्पायरेशन करेंगे, यानी स्टमक में जो पॉइजन मौजूद है उसे बाहर की तरफ खींचेंगे। जब आप इस ट्यूब से पॉइजन को बाहर खींचेंगे तो स्टमक के अंदर नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा। इस नेगेटिव प्रेशर को मैनेज करने के लिए ये दूसरा ओपनिंग दिया जाता है ताकि जो एयर है यहाँ से इन होती रहे और ये कंटेंट बाहर आता रहे। अगर मान लीजिए ये ओपनिंग यहाँ मौजूद नहीं होगी और आपने तेज़ी से अगर इस स्टमक कंटेंट को बाहर खींच लिया तो हो सकता है कि ये जो हिस्सा है ये पेशेंट के बिल्कुल स्टमक के पास ही मौजूद हो और अचानक तेज़ी से खींचने के कारण इस हिस्से की चमड़ी निकल कर बाहर आ जाए तो पेशेंट को इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है और फर्दर इससे पेशेंट को डैमेज हो सकता है। पेशेंट में नेगेटिव प्रेशर के कारण स्टमक के अंदर वाली स्किन कहीं फट ना जाए, उखड़ ना जाए, इसके कारण ही यहाँ पर दूसरा ल्यूमन दिया जाता है। होपफुली दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉबहॉफ ट्यूब। डॉबहॉफ ट्यूब क्या है? विच इज़ अ स्मॉल बोर नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब विथ अ वेट एट द एंड इंटेंडेड टू पुल इट बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग इंसर्शन। डॉबहॉफ ट्यूब जनरली कुछ भी नहीं है, सिंपल सी ट्यूब है जैसे कि बाकी नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब्स होती हैं, लेकिन इस ट्यूब के आखिरी सिरे पर एक वेट लटका दिया जाता है ताकि जब ये ट्यूब इंसर्ट की जाए तो ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण ये नीचे की डायरेक्शन में इजीली सेट हो जाए, शिफ्ट हो जाए। नॉर्सेट एग्जाम के लिए इन सभी कैथेटर्स की इमेजेस को आप अच्छे से देख लीजिएगा। इमेज बेस्ड क्वेश्चन के लिए ये नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। फॉर नर्सेस प्रिपरेशन का ऑफिशियली जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपकमिंग नॉर्सेट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो भी इम्पॉर्टेंट इमेजेस हैं आपको यहाँ से मिल जाएंगी। आप चाहें तो वहाँ ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और इमेजेस को देखकर अपना रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही साथ अराउंड 3000 क्वेश्चंस भी आपकी प्रैक्टिस के लिए वहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर ऑफ टैपेट स्पंजिंग। अगर किसी पेशेंट में टैपेट स्पंजिंग या टैप स्पंज करना है तो कितना टेम्परेचर रखा जाएगा वाटर का? 27 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 18 to 25, 15 to 18 या 40 to 45? The right answer is option A, it is around 27 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड। आइए जान लेते हैं टैपेट स्पंजिंग क्या है। टैपेट स्पंजिंग is an application of water to the patient skin surface to promote the dispersal of body heat when the body temperature is 39.5 degrees centigrade and over. This procedure is based on the principle of evaporation and conduction. जब भी किसी पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर 39.9 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो तो इस सिचुएशन में बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए हम टैप वाटर को लेकर उसमें एक कपड़े को भिगोकर पर्सन की बॉडी पर मालिश करते हैं, रगड़ते हैं, जिसके कारण उसकी बॉडी से इवेपोरेशन और कंडक्शन के थ्रू हीट जो है बाहर निकाल दी जाती है और पर्सन का बॉडी टेम्परेचर कम होने लगता है। टैपेट स्पंजिंग का सिंपल मतलब है हॉस्पिटल में जो नल लगा है उसमें कितना टेम्परेचर वाला पानी है उसे लेकर पर्सन की बॉडी को क्लीन करना। और जनरली आप देखेंगे तो टैप वाटर का जो टेम्परेचर है वो अराउंड बॉडी टेम्परेचर के आसपास ही होता है, तो 27 to 37 इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी-हेलमिंथिक ड्रग्स आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय विच ऑर्गेनिज्म? एंटी-हेलमिंथिक ड्रग्स का इस्तेमाल किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हुए इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में किया जाता है? वायरस, वॉर्म्स, प्रोटोजोआ या बैक्टीरिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। वॉर्म्स इन्फेक्शन होने के बाद उनके ट्रीटमेंट के लिए एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल जो मेडिसिन यूज़ की जाती हैं वो सभी एंटी एल्मेंथिक ड्रग्स का ही एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Body's attempt to fight the effect of noxious substance with all its defensive abilities are known as। हमारी बॉडी में जब कोई हानिकारक तत्व आता है तो इससे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी का डिफेंस सिस्टम पूरी ताकत से इसका मुकाबला करता है, तो इसे आप क्या कहते हैं? अलर्ट रिएक्शन, अलार्म रिएक्शन, रेसिस्टेंस या एग्जॉशन? The correct answer is option C. It is called resistance. रेसिस्टेंस, अलार्म रिएक्शन और एग्जॉशन, ये तीनों ही टर्म्स प्रीवियस एग्जाम में अलग अलग पूछी गई हैं। आइए इन्हें जान लें। रेसिस्टेंस मीन्स ओपोजिंग द इफेक्ट ऑफ अ डिजीज, अ टॉक्सिन और फिजिकल फोर्स। बॉडी के द्वारा बॉडी में आई किसी डिजीज कंडीशन को बॉडी द्वारा ठीक करना रेसिस्टेंस कहलाता है। अलार्म रिएक्शन क्या है? अलार्म रिएक्शन इज अ फर्स्ट स्टेज इन जनरल अडॉप्टेशन सिंड्रोम which include changes occurring in body when subjected to stressful stimuli। आपने जनरल अडॉप्टेशन सिंड्रोम का नाम सुना होगा। जनरल अडॉप्टेशन सिंड्रोम के अंदर जैसे ही कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हमारी बॉडी आती है, इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन के कारण बॉडी में जो बदलाव आते हैं, इन बदलाव को ही हम अलार्म रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अलार्म हमें अलर्ट करता है कि अब हमें ये काम करना है, तो यही बॉडी द्वारा अलार्म रिएक्शंस दिए जाते हैं कि हम स्ट्रेस में हैं, बचाव के लिए कुछ करिए। एग्जॉशन इज अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम फैटिक और वियरीनेस। एग्जॉशन वह स्टेज है जब हमारी बॉडी अलार्म रिएक्शन दे दे, रेसिस्टेंस करके थक जाए, अब इस डिजीज से बॉडी खुद नहीं लड़ पा रही है, थक चुकी है, तो इस सिचुएशन को हम एग्जॉशन स्टेज कहते हैं। याद रखिएगा, जनरल अडॉप्टेशन सिंड्रोम के अंदर अलार्म रिएक्शन, रेसिस्टेंस और फाइनली एग्जॉशन। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू लैक और लो लेवल ऑफ विच एंजाइम डज अ यंग चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम क्रेटिनिज्म। किसकी कमी के कारण क्रेटिनिज्म डिजीज होता है, यह आपको बताना है। कैल्सिटोनिन, एल्डोस्टेरोन, टेट्राआइडोथायरोनिन या फिर हाइड्रोकॉर्टिसोन। The right answer is option C, टेट्राआइडोथायरोनिन। अगर किसी न्यूबॉर्न बेबी में आयोडीन पर्याप्त मात्रा में ना मिले या फिर T4 हार्मोन का फॉर्मेशन प्रॉपर मात्रा में ना हो पाए, तो इस सिचुएशन को आप क्रेटिनिज्म का नाम देते हैं। सिंपली कहें तो अगर किसी न्यूबॉर्न बेबी के अंदर थायराइड ग्लैंड प्रॉपर फंक्शनिंग ना हो, थायराइड हार्मोन प्रॉपर ना बन पा रहे हो, तो इस सिचुएशन को हम क्रेटिनिज्म के नाम से जानते हैं। क्रेटिनिज्म बेसिकली जन्मजात थायराइड हार्मोन की कमी है। इस कमी के कारण बच्चे का फिजिकल और मेंटल ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओजोन लेयर ब्लॉक्स फ्रॉम द सन। हमारे अर्थ के चारों तरफ ओजोन लेयर पाई जाती है। ये लेयर सूरज से आने वाली कौन सी रेडिएशन को ब्लॉक करती है? ऑप्शन ए, यूवी एंड इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, यूवी रेडिएशन या सनलाइट। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। हमारे अर्थ के चारों तरफ पाई जाने वाली ओजोन लेयर जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है, इसके द्वारा अल्ट्रा वायलेट रेस को रोक दिया जाता है, एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। इस एब्जॉर्प्शन के कारण ही ये अल्ट्रा वायलेट रेस धरती तक नहीं पहुंच पाती। अगर ये अल्ट्रा वायलेट रेस पूरी मात्रा में धरती तक पहुंच जाए तो हमें स्किन कैंसर जैसे खतरनाक डिजीज हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर के मेजरमेंट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है?
oculometer, perimeter, tonometer, manometer? The correct answer is option C, it is tonometer. टोनोमीटर इज यूज्ड फॉर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। किसी पर्सन की आईज के अंदर फ्लूइड के कारण कितना प्रेशर है, इसे इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कहते हैं और इसे मॉनिटर करने वाला डिवाइस टोनोमीटर है और ये पूरा प्रोसेस टोनोमेट्री कहलाती है। किसी भी पर्सन के अंदर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है 8 to 21 mmHg होना चाहिए। 23 mmHg से ज़्यादा इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होने से ग्लूकोमा नामक डिजीज़ हो सकती है, जिसके कारण पर्सन ब्लाइंड हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया गया था मैनोमीटर। इट इज़ अ डिवाइस यूज टू डिटरमाइन लिक्विड और गैसियस प्रेशर, एग्जाम्पल CSF। मैनोमीटर, जब किसी पर्सन में आप लंबर पंक्चर करते हैं, मेनिंजाइटिस को डायग्नोज करने के लिए CSF का सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो जो निडल आप पेशेंट में इंसर्ट करते हैं उसके एक पोर्ट पर मैनोमीटर को अटैच कर दिया जाता है। ये मैनोमीटर हमारी बॉडी में किस प्रेशर से CSF बाहर निकाल रहा है, इसे मीजर करके CSF का प्रेशर हमें बताता है। पेरीमीटर इज अ डिवाइस यूज फॉर डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ फील्ड ऑफ विजन। एक पर्सन का फील्ड ऑफ विजन क्या है? एक जगह पर नज़र को केंद्रित करते हुए आसपास और ऊपर नीचे का कितना एरिया पर्सन देख सकता है, इस चीज़ का मेजरमेंट करने के लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसे हम पेरीमीटर के नाम से जानते हैं। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर कंप्लीट वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फॉर नर्सेस प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।